हेलो बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आ रखा हूँ छोटा सा टॉपिक। मतलब वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, पर अगर इसको जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अभी तक एक क्वेश्चन आ रखा है, वो भी 2020 में। आपने शायद देखा भी होगा, टॉपिंग वहीं से उसी बार से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया था। जब से एक क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में आया, उसी के बाद से टॉपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में रोटेशनल मैकेनिक्स के बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। मतलब जो भी टीचर इसे पढ़ाता है तो इस टॉपिक को पहले छोड़ दिया जाता था, पर जब से इस पर क्वेश्चन आने लगे हैं 2020 से वाले जेईई एडवांस से, जब से इसमें क्वेश्चन आने लगे हैं तो इस टॉपिक को अब इग्नोर नहीं करा जाता, बल्कि इसको एक पार्ट माना जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स का। पहले इसको एक केस माना जाता था, एक केस स्टडी बेस्ड, कि हाँ टॉपलिंग होती है, आपके पास एक अनबैलेंस टॉर्क क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास टॉपलिंग अकर हो जाती है, और एक आध क्वेश्चन करा के इसको छोड़ दिया जाता था। पर अब इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में जेईई एडवांस में एक आध क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जा रहा है। और वैसे कोई कठिन टॉपिक नहीं है, एक स्कोरिंग चैप्टर, एक नॉट स्कोरिंग चैप्टर का एक स्कोरिंग टॉपिक इसको आप कह सकते हो। मतलब वैसे जेईई एडवांस में रोटेशनल मैकेनिक्स जैसे चैप्टर कभी भी स्कोरिंग नहीं होते, पर हाँ उसके कुछ बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बन जाते हैं अगर आपने उस पर पकड़ मजबूत कर रखी। तो आज के इसी टॉपिक में हम टॉपलिंग के ऊपर बेस्ड पूरी डिस्कशन करेंगे कि टॉपलिंग क्या होती है, कैसे आपके पास नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होती है, क्यों जिस जिस ऑब्जेक्ट का बेस ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, उसमें टॉपलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, और किसी ऑब्जेक्ट का बेस अगर बहुत पतला सा है, छोटा सा है, उसमें टॉपलिंग बहुत ईजी हो जाती है। और अगर कोई स्फेयर गोल ऑब्जेक्ट ले लो तो उसमें टॉपलिंग तो बहुत ही ईजी खेल हो गया, वहाँ पर टॉपलिंग छोड़ो, वहाँ पर रोलिंग ही हो जाती है एक तरीके से। ऐसा क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। पहले मैं इसका डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन भी लेके आ रखा हूँ, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में लेके आ रखा हूँ, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपसे वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में। पर एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको टॉपलिंग के हर एक कंसेप्ट, छोटे से छोटा कंसेप्ट की टॉपल होते समय फोर्स ग्रेटर देन एम जी नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्ट, हर एक चीज़ ईजिली समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, और उसके बाद जब आप जेईई एडवांस 2020 का वो क्वेश्चन करोगे तो आपको ईजिली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है जब आप उसको सॉल्व करोगे। तो अब समझते हैं कि टॉपलिंग पहले है क्या। जब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपलिंग का, मेरे साथ साथ नोट्स मत बनाना, मतलब देखते रहना कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर दो ब्लॉक रखे हैं। ये आप मान लो आपके घर पे आपने अपनी टेबल पे दो ब्लॉक्स रख रखे हैं। पहला ब्लॉक मान लो आपने ये रख रखा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को मेरे ध्यान से समझना। मान लो पहला ब्लॉक आपने ये रख रखा है, मेरी लाइंस अप टू द मार्क नहीं है, पर फील को समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने दो ब्लॉक रख रखे हैं, एक ब्लॉक ये रख रखा है, या फिर दो अलमीरा मान लो, या दो टेबल मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो। ओके, मान लो ये मेरे पास दो ब्लॉक रख रखे हैं, एक ब्लॉक ये है मेरे पास और एक ब्लॉक ये है। मान लो इसको मैंने मान लिया ब्लॉक ए, इसको मैंने मान लिया अपने पास बच्चों ब्लॉक बी। इस दोनों ब्लॉक के टॉप में मैंने एक फोर्स F1 यहाँ पर लगाया, एक फोर्स F2 अपन ने यहाँ पर लगाया। अब मेरे को ये बताओ, मान लो इस ब्लॉक को मैंने टॉपल करवाना है। टॉपल कराने का मतलब मैं अगर हिंदी में बताऊं आपको, तो टॉपल कराने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लुढ़का देना किसी भी पॉइंट के अबाउट। मान लो मेरे को इस ब्लॉक को इस पॉइंट के अबाउट लुढ़काना है या फिर टॉपल कराना है, और इसी ब्लॉक को भी इस पॉइंट के अबाउट क्या कराना है, टॉपल कराना है। तो मेरे को ये बताओ किसको आपको टॉपल कराना ईजी होगा। मान लो आपको इस ऑब्जेक्ट को गिरा देना है, ए को भी गिरा देना है और बी को भी गिरा देना है, तो आप क्या कहोगे, किसको गिराना ईजी होगा। सब कहेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो, कोई भी दो ब्लॉक लो, छोटे एक का बेस छोटा रखो, एक का बेस थोड़ा सा बड़ा लो पहले वाले के कंपैरिजन में, तो आप कहोगे सर ए वाले को गिराना जो है वो बहुत आसान है, किसके मुताबिक, बी वाले के मुताबिक। हम ए वाले को बहुत ही इजीली गिरा देंगे, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, और बी वाले को थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, पर बी वाला भी गिर जाएगा। ठीक हो गया, पर बी वाला गिरने से पहले काफ़ी सारी स्लाइडिंग कर लेगा, ये उतनी स्लाइडिंग नहीं करेगा, हो सकता है कि ये डायरेक्ट भी गिर जाए बिना स्लाइडिंग के। फ्रिक्शन दोनों केस में सफिशिएंट है स्लाइड कराने के लिए। ठीक हो गया, अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मतलब जो ब्रॉडर बेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको टॉपल कराना बहुत मुश्किल होता है। इसमें टॉपलिंग क्या होती है, आपके पास डिफिकल्ट होती है, टॉपलिंग इज डिफिकल्ट। इस केस में आपके पास जो होती है टॉपलिंग डिफिकल्ट होती है, या फिर आपको फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब आपके पास कहीं जाके वो ऑब्जेक्ट टॉपल होगा। वहीं F1 की बात करें, बहुत कम फोर्स लगाने में भी ये ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये स्लाइड करे, बिना स्लाइडिंग के भी ये टॉपल कर सकता है, पर ये बिना स्लाइडिंग के टॉपल नहीं करेगा, ये टॉपल होने से पहले बहुत सारी स्लाइडिंग करेगा, फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट होगा तो। ठीक हो गया, अब ये डिस्कस करते हैं। ओके, टॉपलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है ना, जैसे मैंने ये आपके पास इसी ब्लॉक को यहाँ पर लेता हूँ, इसी ब्लॉक का अपन पोस्टमार्टम करते हैं कि यार जिसका बेस इतना चौड़ा है उसको टॉपल करना आखिरकार मुश्किल क्यों है। इस बात की आज हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि क्यों मुश्किल है चौड़े बेस वाले ऑब्जेक्ट को टॉपल करवाना।
तो मान लो ये मेरे पास इस जो ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट जो था मेरे पास, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे एक फोर्स इस पर नीचे को लग रहा होगा। पहले सारे फोर्सेस का अपन पोस्टमार्टम करते हैं। mg फोर्स नीचे को लग रहा होगा और ऊपर को एक फोर्स भी लगता है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन, जो परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। एफवीडी बना रहा हूँ मैं इस बॉक्स की, और एक फोर्स यहाँ पर मैंने लगा रखा है। कौन सा फोर्स है? वो एफ फोर्स है। वहाँ पर F2 था, एफ ही मान ले रहे हैं, सब फोर्स इक्वल ही है। F1 मान लो, F1 मान लो, F2 मान लो, उसमें कोई कंपैरिजन मत करना, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको फोर्स F लगा रहा हूं और मैंने कह रखा है फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसे रोकने की कोशिश करेगा। और फ्रिक्शन कहां पर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे को। बहुत बढ़िया, ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई। मान लो जिस पॉइंट के बाद टॉपल कर रहा है, ये पॉइंट को मैंने मान लिया कितना बच्चों? ई पॉइंट मान लिया, ठीक हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, जब आप इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हो, आपने ये फोर्स लगाया तो एक फोर्स आपके पास ये हो गया, और पीछे को इस फोर्स की वजह से फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये जो फोर्स है और ये जो फ्रिक्शन है, ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल फोर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और आपस में एंटी पैरेलल फोर्स है। तो ये एक अनकंडीशनल, या फिर ऐसा कह सकते हो कि अनकंडीशनली कह सकते हो। अनकंडीशनली क्या करेंगे? एक टॉर्क क्रिएट कर देंगे, या फिर एक क्या क्रिएट कर देंगे? कपल क्रिएट कर देंगे। ये दोनों फोर्स है, एक टॉर्क या फिर एक कपल क्रिएट कर देंगे। कपल हम अपन उसी को कहते हैं अगर दो फोर्स एंटी पैरेलल या फिर पैरेलली एक्ट कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन दोनों फोर्सेस की वजह से एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है या फिर एक कपल क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया इतना? ये दोनों फोर्स क्या करेंगे हमारे लिए? एक टॉर्क क्रिएट कर देंगे जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कराएगा? टॉपल करवाएगा, ठीक हो गया। टॉपलिंग तो बहुत आसान हो गई फिर सर, तो इसमें इतना कंसेप्चुअल क्या है? अगर ये इसको टॉपल कराएगा तो फिर भी इसको टॉपल कराना मुश्किल क्यों है? देखो अब समझो मेरी बात को। अब क्या करा, ये जो टॉर्क है, ये जो आपके पास अनकंडीशनल टॉर्क जनरेट हो रखा है, किसकी वजह से? कपल की वजह से जो अनकंडीशनल टॉर्क जनरेट हुआ एफ फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ये क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को कोशिश करेगा कि पॉइंट ई के अबाउट क्या कर जाए? टॉपल कर जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉपल अबाउट पॉइंट पी, ध्यान से समझना, अबाउट पॉइंट पी। ये क्या करेगा? ये फोर्स ये करेगा कि ये जो मेरे पास अनकंडीशनल टॉर्क जनरेट हुआ, ये टॉर्क एक तो कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा? इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क जनरेट होगा वो क्या करेगा अपने पास? वो बेसिकली अपने पास इस ऑब्जेक्ट को टॉपल कराने की कोशिश करेगा। किस पॉइंट के अबाउट? ई पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट को टॉपल कराने की कोशिश करेगा। अब देखो, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट को टॉपल कराने की कोशिश कर रहा है, तो जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है ये शिफ्ट होना शुरू होगा। शिफ्ट होना कैसे शुरू होगा मैं बताता हूँ आपको। ये मेरा फोर्स यहाँ पर एफ एक्ट हो रहा है और ये पीछे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये मेरा एफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब ये क्या होगा? मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तक नॉर्मल रिएक्शन में कोई टॉर्क नहीं लग रहा था। अब जब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा, मान लो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ए डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। यहाँ पर अभी मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, जैसे ये टॉपर होने की कोशिश करेगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होने लग जाएगा? शिफ्ट होने लग जाएगा। मान लो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ? ए डिस्टेंस तक शिफ्ट हो गया। अब मेरा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आके एक्ट कर रहा है। यहाँ पर अब मेरे क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर उठने की कोशिश करेगा वैसे वैसे ये नॉर्मल रिएक्शन भी इधर को शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन ई पॉइंट पर आगे लग जाएगा, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट टॉपर कर जाएगा। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। अभी यहाँ मिड पॉइंट पे इसके क्या फोर्स लग रहा था? अभी इसके मिड पॉइंट पे mg लग रहा था अपने पास। ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन मान लो कितने डिस्टेंस शिफ्ट हो गया? ए डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। एफ फोर्स ऐसे ही एक्ट कर रहा है, और एफ के और ई के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास ये अपन को दे रखी है कितनी? ये दे रखी है अपने को बी डिस्टेंस दे रखी है। तो मतलब पूरी टॉपलिंग में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन ही एक ऐसा फोर्स है जो क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को रोक रहा है क्या होने से? टॉपल होने से। क्योंकि एफ और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो अनकंडीशनल टॉर्क जनरेट हो रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो यही कोशिश कर रहा है कि अपने पास क्या हो, कि ब्लॉक क्या हो जाए? अपने पास टॉपल हो जाए। जो अपने पास टॉर्क जनरेट हो रखा है एफ और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, वो यही चाहता है कि मेरे पास क्या हो जाए? ब्लॉक टॉपल हो जाए। बट ये जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन एक्स्ट्रा क्रिएट हो रखा है, जो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, इसकी ये शिफ्ट हो रहा है तो उसकी डिस्टेंस ए बढ़ रही है, मतलब इसका टॉर्क बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि जो मेरे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक को टॉपर होने से ये क्या करेगा? रोकेगा। ओके, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? अब देखते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क पहले अपन निकाल के देखते हैं। पहले इस फोर्स एफ का टॉर्क निकाल के देखते हैं। किस पॉइंट के अबाउट? ई पॉइंट के अबाउट इस फोर्स एफ का अपन टॉर्क निकाल के देखते हैं कि इसका आखिर का टॉर्क कितना है। इसका टॉर्क कितना है? एफ इंटू बी होगा इसका टॉर्क, एफ इंटू बी। अब mg का भी टॉर्क रहेगा। mg का टॉर्क कितना रहेगा नॉर्मल रिएक्शन के लिए? mg इंटू mg का डिस्टेंस कितना है बच्चों? mg का डिस्टेंस है नॉर्मल रिएक्शन से कितना? a। ओके, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं, a की, कि a किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों?
ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एफ बी डिवाइडेड बाई एम जी। एम जी तो कॉन्स्टेंट रहेगा, एम जी चेंज नहीं हो सकता, तो मेरे पास चेंज क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मेरे पास एक तो एफ चेंज हो सकता है, या तो एफ बढ़ सकता है या फिर एफ घट सकता है, और दूसरा बी या फिर बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। अगर मेरे पास एफ या फिर बी में से कोई भी बढ़ेगा तो मेरे पास क्या होगा, कुछ सोचने की कोशिश करो। ये जो डिस्टेंस ए होगी वो भी इंक्रीज करेगी, अगर मेरे पास डिस्टेंस ए इंक्रीज करेगी तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर से इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मेरे पास फोर्स F या फिर B में से कोई भी एक चीज़ बढ़ेगी, अगर आपने यहाँ से फोर्स F को या फिर डिस्टेंस B को बढ़ाया, मान लो आपने फोर्स F को बढ़ाने की कोशिश करी, तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन जो है ये फिर से इसको ऐसी डायरेक्शन में उठाने की कोशिश करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास क्या करेगा और शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि डिस्टेंस A क्या करेगी, अल्टरनेटली बढ़ने लग जाएगी। कैसे बढ़ने लग जाएगी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको यहाँ से दे दिया टॉर्क निकाल के। मैंने फोर्स F का टॉर्क जो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था फोर्स F, और या फिर जो फ्रिक्शन F की वजह से जो अनकंडीशनल टॉर्क या फिर कपल जो जनरेट हुआ वो क्या कर रहा था, इस पूरे ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट कर रहा था, और नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क जनरेट हुआ वो किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हुआ। अब क्या कर रहे हैं, दोनों के टॉर्क एक दूसरे को लगभग कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक हो गया। पर अभी भी हमको जो अनकंडीशनल टॉर्क जनरेट हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स F और फ्रिक्शनल फोर्स F की वजह से, हमें उस टॉर्क की वैल्यू चाहिए। हमारा वो टॉर्क जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो टॉर्क जीरो हो गया हमारा तो इस ऑब्जेक्ट को कभी टॉपल नहीं कराया जा सकता। टॉपल कब कराया जा सकता है, जब हमारे पास टॉर्क जीरो हो जाए, कब, किसका, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो टॉर्क अगर हमारे पास जीरो हो जाए तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है वो टॉपल कर जाएगा, किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ई के अबाउट टॉपल कर जाएगा, ठीक हो गया। अब देखते हैं, अब बात करते हैं कि एक्सट्रीम केस में क्या होगा। धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होना इधर को शुरू करेगा। अब एक केस ऐसा आएगा, इस केस में ध्यान देना, ये ब्लॉक मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक्सट्रीम केस में क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बस फोकस से सुनते रहना, पूरा क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। ये मेरे पास पॉइंट सी है और यहाँ पे नीचे को मेरे पास mg एक्ट कर रहा होगा, इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर नीचे को mg एक्ट कर रहा होगा। अब क्या होगा एक्सट्रीम केस में, मेरे पास मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं आपसे पूछूं कितना शिफ्ट हो सकता है, इसके बियॉन्ड तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास f हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरे पास अभी भी b है, ये पॉइंट मेरे पास अगेन कितना है, अभी भी e है। तो एक्सट्रीम केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो पॉइंट ऑफ टॉपलिंग या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही पास होगा। इस पॉइंट के अबाउट मेरे को क्या कराना है, टॉपल कराना है, तो इसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन पास कर जाएगा। अगर इस पॉइंट के अबाउट से नॉर्मल रिएक्शन पास कर दिया तो इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो अब टॉर्क का किसका बचा, सिंपल फोर्स F का। तो अभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इजिली क्या कर जाएगा, ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाएगा। क्यों टॉपल कर जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है मेरे पास वो किस पॉइंट से पास हो गया, ई पॉइंट से पास हो गया, तो मेरे पास ब्लॉक जो होगा वो क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। यही एक मेजर रीज़न होता है कि जब हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका बेस बहुत ज़्यादा है, हम बोलते नहीं अगर बेस बढ़ाओगे तो आपके पास जो टॉपल होने की प्रोबेबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। वो इसीलिए डिक्रीज होगी क्योंकि जो बेस जिस ऑब्जेक्ट का ब्रॉडर होता है या फिर चौड़ा होता है उस ऑब्जेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट होने में टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है, पहले स्लाइडिंग होती है, धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है। पर एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर नॉर्मल रिएक्शन लिमिटिंग केस में आ जाता है या फिर उसके बाद बियॉन्ड नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं कर सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ टॉपल पे आ जाता है। जिस पॉइंट के अबाउट उसको टॉपल कराना है तो उस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जीरो हो गया, तो किसका टॉर्क बचा, जो अनकंडीशनल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट हो रहा था फोर्स F और फ्रिक्शन की वजह से, तो उस टॉर्क ने क्या करा दिया, इस बॉक्स को टॉपल करा दिया। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका बेस बहुत छोटा है, बहुत पतला बेस है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होता था, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है। उससे क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास जो फोर्स F है वो उसको ईजिली टॉपल करा देता है। ये कंसेप्ट है टॉपलिंग का। मैंने आपको इतना टाइम लेके टॉपलिंग का कंसेप्ट समझाया, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस आपको ये समझना है। ये जो मैंने पहले बताया आपको, मान लो वो ए डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो उससे क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी आई, FB/mg। इसमें से F या B में से अगर कोई भी बढ़ेगा तो मेरे पास क्या होगा, F या B में से कोई भी बढ़ेगा तो मेरे पास क्या होगा, A बढ़ेगा। A के बढ़ने से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग जल्दी होगी। अगर शिफ्टिंग जल्दी होगी तो उससे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपने लिमिटिंग पॉइंट पर आके क्या कर जाएगा, एक्ट कर जाएगा, और उस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क कितना होगा, जीरो। और उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, इजीली टॉपल कर जाएगा। ये कंसेप्ट होता है टॉपलिंग का। वहीं अगर मैं कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट लूँ, रोलिंग मतलब अगर कोई मैंने गोल ऑब्जेक्ट लिया, मान लो ये मैंने अपने पास एक ऑब्जेक्ट लिया, गोल ऑब्जेक्ट लिया, एक स्फेयर, कुछ भी मान सकते हो आप इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में बात करते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट है अपने पास, ध्यान से देखना। इस ऑब्जेक्ट में मिड पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रही है mg, और इस पे भी अपने पास एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर को। मान लो इस पॉइंट की यहाँ पर मैंने क्या लगाई, फोर्स, और इस पॉइंट पे पीछे को फ्रिक्शन क्या करेगी, अपने पास एक्ट करेगी। अब ध्यान से सोचना, यहाँ पर क्या नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है,
क्योंकि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन के पास कुछ मार्जिन ही नहीं है शिफ्ट होने के लिए। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा बताओ? यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग सकती ना, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो सरफेस के कंटेक्ट में है, तो उसके अबाउट तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के लिए मार्जिन ही नहीं है शिफ्ट करने के लिए, नो मार्जिन टू शिफ्ट, नो मार्जिन टू शिफ्ट। समझ में आ गया? ठीक हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन के पास अगर कोई मार्जिन नहीं है शिफ्ट करने के लिए, तो नॉर्मल रिएक्शन पहले से ही अपने किस केस में है? लिमिटिंग केस में है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया तो अनकंडीशनली आपके पास क्या होगा? इस पॉइंट के अबाउट जब आपने टॉर्क लिया तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो आर है, तो एफ फोर्स का जो टॉर्क जनरेट होगा वो उस टॉर्क को क्या करवा देगा? टॉपल करवा देगा। या फिर यहाँ पर टॉपल नहीं होती, यहाँ पर क्या हो जाती है? रोलिंग हो जाती है, रोल करवा देगा। बस इतना सा कंसेप्ट होता है यहाँ पर का, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के पास कुछ भी मार्जिन नहीं है वो शिफ्ट होने के लिए। तो अगेन यहाँ पर क्या होता है? जो एफ फोर्स होता है वो उसके पास एक ही टॉर्क बचा और कोई दूसरा टॉर्क ही नहीं बचा। ऊपर वाले केस में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बच रहा था, जिसके कारण हमारे पास क्या हो रहा था? टॉपल करने में दिक्कत हो रही थी ब्रॉडर सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए। या रोलिंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है? यही कंडीशन होती है कि नॉर्मल रिएक्शन का एक ही पॉइंट होता है और उसके पास कोई मार्जिन होता नहीं है शिफ्ट होने के लिए। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा? एक फोर्स बचा, फोर्स का एक टॉर्क बचा, और उस टॉर्क ने क्या करा दिया? उस ऑब्जेक्ट को टॉपल करा दिया। या फिर सर्कुलर ऑब्जेक्ट के केस में आप कहते हो कि क्या करा दिया आपने? रोल करवा दिया। ठीक हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जांपल है, डीसी पांडे बुक का एग्जांपल है। बेसिकली आप सबने, जिसने जेई की तैयारी कर रखी है या फिर टॉपलिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, उसने क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखा होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अपन से क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये क्वेश्चन अपन से बोल रहा है, एक बार पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म क्यूब of side A and mass m rests on a surface horizontal table. A horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point directly above the center of the face at a height h 3a/4 above the base. What is the minimum value of F for which the cube begins to tip? टिप का मतलब क्या है? टिप का मतलब बेसिकली कंफ्यूज हो रहा बच्चों। टिप का मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है? टॉपल है। ठीक हो गया। टॉपल अबाउट एन एच। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले तो जे एडवांस में आप ये हैबिट बनाओ कि आपको क्वेश्चन मतलब फटाफट रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ में आ गया, वहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं होता। जैसे क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा, आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोल रहा है? एक यूनिफॉर्म क्यूब दे रखा है हमें, जिसकी साइड, हर एक साइड ए है, और क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास एम रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा रहे हैं। हम मान लो यहाँ पर बोल रहा है कि हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये किस डिस्टेंस पर लगा रहे हैं बच्चों? ये हम लगा रहे हैं किस डिस्टेंस पर? 3a/4 के डिस्टेंस पर लगा रहे हैं। ये ब्लॉक का बीच वाला पॉइंट है। बीच वाला पॉइंट, ये थोड़ी सी यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ। बीच वाले पॉइंट पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा अपने पास mg। ठीक हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? हमारे पास पूरे इस क्यूब की डिस्टेंस a है, तो ये मेरे पास कितनी डिस्टेंस होगी? a/2 डिस्टेंस होगी। ठीक हो गया। हमसे बोल रहा है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स f इज अप्लाइड नॉर्मल to one of the faces at a point directly above the center of the face at a height 3a/4 above the base। जो कि मैंने एक फोर्स लगाया ये सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल 3/4 डिस्टेंस पे। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टॉपल अबाउट एन एज। अब क्या बोल रहा है? ये हमारे पास जो क्यूब है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब का क्या करवाना है? मेरे को टॉपल करवाना है। किस पॉइंट के बाद टॉपल कराना है? ऑब्वियस ही बात है, ये इसी पॉइंट के बाद टॉपल करेगा। मान लो ये पॉइंट ए है, तो इसी वही पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद टॉपल करेगा। अगर इसे इस पॉइंट के बाद टॉपल करवाना है तो मेरे पास तो टॉपल करवाने की लिमिटिंग केस क्या होती है? पहली लिमिटिंग एक और आखिरी लिमिटिंग केस यही होता है कि नॉर्मल रिएक्शन मेरा क्या करना चाहिए? इस पॉइंट से पास करना चाहिए। अगर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट से पास कर गया तो मेरे पास ये ब्लॉक क्या कर जाएगा? टॉपल कर जाएगा। अब इस पॉइंट के अबाउट किस किस के टॉर्क बचे मेरे को बताओ? इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क इक्वल करता हूं। एक एफ फोर्स का टॉर्क बचा कितना? एफ इंटू 3a/4। अब तो नॉर्मल रिएक्शन इसे नहीं रोक रहा टॉपल कराने से, तो दूसरा कौन सा फोर्स है जो उसे रोक रहा है? एक mg जो है उसकी वेट की वजह से, जो उसका उस mg जो फोर्स है उसकी वेट की वजह से, उसकी वजह से भी एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है। वो कितना हो रहा है? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? a/2 पॉइंट ऑफ टॉपलिंग से, mg इंटू a/2। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को इस बॉक्स को टॉपल करवाना है ए पॉइंट के अबाउट, तो क्या मेरे पास ये वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए या ये वाली टॉर्क बड़ी होनी चाहिए? अगर ये वाली टॉर्क जनरेट हुई तो ये वाली टॉर्क तो उसे नीचे खींच देगी या फिर इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है, और ये इसे इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये वाली टॉर्क बड़ी हुई, mg वाली टॉर्क बड़ी हुई, तो ये ऑब्जेक्ट कभी टॉपल नहीं कर सकता। वहीं अगर f इंटू 3a/4 वाली टॉर्क बड़ी हुई तो ये ऑब्जेक्ट आराम से टॉपल कर जाएगा। तो अगर इसको टॉपलिंग करवानी है तो मेरे पास ये वाली जो टॉर्क है वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो अगर इसे सॉल्व करो तो a से a कट जाएगा, तो मेरे पास f इज ग्रेटर देन, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्टली 2/3 mg। ऐसा इंटीजर बेस्ड आ सकता है आराम से, जेई एडवांस में, जेई मेंस में ऐसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि अगर टॉपल करवाना है तो नॉर्मल रिएक्शन का
उस पॉइंट ऑफ टॉपलिंग से पास होना जरूरी है, तो मेरे पास एक की का टॉर्क बचेगा, जो एफ फोर्स है उसका टॉर्क बचेगा, और एम जी का टॉर्क बचेगा। ठीक हो गया, दैट्स इट। इतना सा कंसेप्ट है किसका, टॉपलिंग का। तो आई होप कि आपको टॉपलिंग का कंसेप्ट इजीली समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी नहीं है टॉपलिंग में। अब आप जब जेईई एडवांस का क्वेश्चन करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपसे 5 या 10 अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, बेसिकली आपको एक प्लांक के ऊपर एक फुटबॉल यहाँ पर ऐसी फिटेड करके दी होती है, और इस वाले क्वेश्चन से भी वो ईजी है। आपको बस थीटा मैक्सिमम पूछा होता है, उसमें कोई तुक्का भी मार के आता तब भी उसका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता। टॉपलिंग का कंसेप्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि आगे जेईई एडवांस के 2024-2025 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये टॉपलिंग वाला कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो, इसलिए मैंने ये टॉपलिंग का कंसेप्ट लिया। आई होप कि आपको टॉपलिंग का कंसेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। ये वीडियो को पूरी देखना, अगर आपको टॉपलिंग का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसमें एक एक चीज़ कवर कर रखी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है टॉपलिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको टॉपलिंग का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।